बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह 10 बजे तक अपना तमाम सामान खच्चरों पर लाद कर रवानगी के लिए तैयार खड़े थे। मैंने नंबर 2 को कहा कि वो अपने हमरा थाई साथियों को कह दे कि वापसी पर हम मुतबादल रास्ता इख्तियार करेंगे, जिसमें मीज़ो कबाइल से मड भीड़ का कोई खदशा नहीं होगा। 2 घंटे बाद हम पहाड़ की उतराई में पहुंच गए। हमारे सामने अब वो पहाड़ था जिसकी दूसरी जानिब बांग्लादेशी सरहद थी। मैंने मीज़ो कबीले से झड़प के बाद कैसर और थाइयों को 2-2 की टोलियों में इर्द गिर्द निगाह रखने, खासकर दरख्तों पर नजर रखने का कहा। को यहाँ दरख्त कम थे, मगर पहाड़ की चोटी घने दरख्तों से अटी पड़ी थी। मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ भी एक तंग सी पगडंडी थी। शम्स ने बताया कि यह इलाका मीज़ो कबाइल के छोटे छोटे झोंपड़ों के अलावा बिल्कुल गैर आबाद है। ये पगडंडी भी उन लोगों ने अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाई हुई है। ये बड़ी पगडंडी है और आइंदा रास्ते में इससे बहुत छोटी छोटी सी पगडंडियां आकर मिलेंगी। ये उनके झोंपड़ों की पगडंडियां हैं, इसलिए हमें बहुत मोहतात होकर चलना होगा। शम्स ने मुझे 2 ऐसी बातें बताई जिनके मुतल्लिक मैंने पहले सुना तो था, मगर एक गप समझकर नजरअंदाज कर दिया था। पहली बात, इस पगडंडी के इर्द गिर्द इतने जहरीले बिच्छू होते हैं जो पत्थर पर डंग मारकर उसे रेजा रेजा कर देते हैं। उस पत्थर के चूरे को शराब में हल करके मीज़ो अपने तीरों पर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये तीर इतने जहरीले हो जाते हैं कि इंसान हो या हैवान, ये लगने की सूरत में चंद मिनटों में हलाक हो जाते हैं। वो पत्थर सांप की शक्ल के एक पौधे के बिल्कुल करीब होता है। उस पत्थर की वजह से वो पौधा भी इस कदर जहरीला हो जाता है कि उसको हाथ लगाने की सूरत में इतना दर्द होता है जितना बिच्छू के डसने की वजह से होता है। उस पौधे के साथ ही पालक के पत्तों के जैसा एक और पौधा होता है, जिसके पत्तों को हाथों में रगड़ने की वजह से वो दर्द फौरन ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, इस पहाड़ पर बल्कि इस पगडंडी के आसपास कहीं ना कहीं पारस पत्थर भी मौजूद हैं। पारस पत्थर की खूबी यह है कि अगर कोई खालस धात उस पत्थर से छू जाए तो वो फौरन सोना बन जाती है। उस पत्थर को बहुत तलाश किया गया, लेकिन वो ना मिला। अलबत्ता अक्सर ऐसा हुआ कि घोड़ों या खच्चरों के पाँव के नीचे लगे नाल सोने के बन गए। इसलिए खच्चरों के मालिक इस तरफ आते हुए अपने खच्चरों के पाँव के नीचे भारी और नए नाल लगवा लेते हैं। मैं भी इस पत्थर की तलाश में यहाँ 8-9 मरतबा आ चुका हूँ। शम्स ने शर्माते हुए अपनी दस्ती छड़ी दिखाई, जिसका निचला हिस्सा ठोस लोहे का बना हुआ था। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि खच्चरों के मालिक हर 15-20 कदम चलने के बाद अपने खच्चरों के पाँव क्यों चेक करते हैं। बहरहाल उस सफर में पारस पत्थर तो किसी को ना मिला और ना ही कोई लोहे की चीज सोना बनी। उस पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ते हुए हमारा 2 मरतबा मीज़ो औरतों और बच्चों से सामना जरूर हुआ। हमें कोई मुहिम जो समझते हुए और उनकी जुबान बोलने वाले मजदूर के जरिए बताया कि हम पुरअमन हैं, इसलिए उन्होंने हमें खामोशी से गुजरने दिया। मैंने उनके बच्चों को 2-4 टीन फूड के डब्बे दिए तो शम्स बोला, ये खुराक इन पर ज़ाया ना करें। पहाड़ की दूसरी जानिब मौजूद मोरंग और मग कबीले टीन फूड को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये वहाँ काम आएगी और हमें रांगा माटी जाने के लिए उनकी मदद दरकार होगी। उन कबाइल के सरदारों के लिए मैंने पहले ही सिगार और नकली मोतियों के हार और जेवर खरीद लिए थे और अब टीन फूड भी उनके लिए महफूज करने का फैसला कर लिया। चढ़ाई पर चढ़ते हुए दर्जनों मीठे और शीरी पानी के चश्मे आए, जिनका पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझाते रहे। इस पहाड़ पर चढ़ते हुए दूसरी शाम को हमें सामने एक हिरन खड़ा दिखाई दिया। अभी हम उसकी तरफ देख ही रहे थे कि सबसे आगे कैसर के साथी ने उस पर फायर कर दिया। हिरन गिरा और लुढ़कते हुए हमारे सामने आ गिरा। मैंने जल्दी से अपने खंजर से उसे ज़बह किया। नज़दीक ही साफ जगह पर हमने पड़ाव किया। कैसर के साथियों ने पूरा हिरन आग पर भूना। उस सफ़र के दौरान हमारा यह पहला हलाल शिकार था। तीसरे रोज़ शाम के वक़्त हम पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंच गए जिससे आगे ढलवानी रास्ता शुरू हो जाता था। अब हम बांग्लादेशी सरहद में दाखिल होने वाले थे। किसी भी पहाड़ की चोटी पर दरख्त नहीं होते। मैंने पहाड़ के बांग्लादेशी जानब एक हमवार चट्टान पर पड़ाव करने का फैसला किया और जल्द ही वहां अपना कैंप लगवा दिया। हम सब खच्चरों समेत बहुत ज्यादा थके हुए थे। खच्चरों के मालकान सफर की नवैयत सुनकर ही धीमोगरी से खच्चरों के लिए खुश्क भूसा और चने वगैरह साथ ले आए थे और चश्मों से हम सब ने पानी काफी मिकदार में जहीरा कर लिया था। सर्दी बहुत ज्यादा थी। लकड़ियां इकट्ठी करके पड़ाव के गिर्द आग जला दी गई। कैसर और थाइयों ने अलग अलग खाना तैयार किया। जहां पर हमने पड़ाव किया था वहां पर मुझे नीचे जाने के लिए कोई पगडंडी वगैरह नजर ना आई, तो मैंने शम्स से पूछा तो वो बोला कि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक बड़ा चश्मा आएगा, उसके पानी की गुजरगाह के साथ साथ हम नीचे जाएंगे
उस चश्मे में कई और चश्मों और बरसाती नालों का पानी शामिल हो जाता है और बोरंग कबीले तक पहुंचते पहुंचते ये एक पहाड़ी नदी की सूरत इख्तियार कर जाती है। यही नदी मग कबीले के पास से गुजरती हुई रांगा माटी भी जाती है और थोड़ा सा नीचे जाकर कप्ताई के करीब ये दरियाए करनाफली में मिल जाती है। दरियाए करनाफली इतना गहरा और बड़ा है कि चिटागांग की बंदरगाह उसी पर वाक़या है और हर किस्म के छोटे बड़े जहाज उस बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो सकते हैं। यह दरिया तकरीबन 7 मील आगे जाकर पतंगा के मुकाम पर समुंदर में गिर जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से यह बंदरगाह बहुत महफूज है, जबकि जंगी लिहाज से बिल्कुल गैर महफूज है। 71 की पाक भारत जंग में भारत के सिर्फ एक फ्रैगरेट और एक क्रूज के अलावा 2 मिसाइल बोट्स ने इस बंदरगाह को मफलूज और नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया था, क्योंकि वो दरियाई करनाफली के समंदर में गिरने वाले मुकाम पर खड़े थे। अलावा अजी भारतीय बम्बार जहाज़ों ने भी इस बंदरगाह पर बमबारी करके एक कार्गो जहाज डुबो दिया था। दरिया का पाट चौड़ा ना होने के बायस डूबे हुए जहाज की वजह से बाकी जहाज़ों का रास्ता भी बंद हो गया था, बल्कि पाकिस्तान की नेवी गन बोट्स भी उसी डूबे हुए जहाज की वजह से आगे हरकत ना कर सकी। उधर बंदरगाह पर असलहा से लदे हुए जहाज़ों पर गद्दार बंगालियों ने काम करने से इनकार कर दिया। जो बंगाली पाकिस्तान के वफादार थे उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब 71 की जंग और गद्दारों का जिक्र आ ही गया है तो गद्दारी के चंद वाकयात अर्ज करता चलूं। ख्याल रहे 16 दिसंबर 1971 को सकूते ढाका हुआ और बांग्लादेशी उस दिन को अपना योम आज़ादी मनाते हैं। चिटागांग में बंदरगाह के सामने वाली सड़क का नाम रेलवे रोड है, जिस पर तकरीबन आमने सामने चिटागांग रेस्ट हाउस और मस्का होटल वाक़या है। मार्च 1971 की जंग के दौरान और 16 दिसंबर के बाद चिटागांग के गद्दारों ने उस दौर के मशहूर दहशतगर्द मेजर सद्दीकी की क़यादत में उसी रेस्ट हाउस को मगरबी पाकिस्तानियों का मकतल बना दिया था। घरों से मगरबी पाकिस्तानी औरतों, मर्दों और बच्चों को उठाकर यहाँ लाया जाता और उस 2 मंजिला रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर ले जाकर बालकोनी की रैकिंग पर उनके सर रखकर गर्दन उड़ा दी जाती थी। सर नीचे जा गिरते और फड़फड़ाते हुए जिस्मों को कमरों में डाल दिया जाता था। उसी मेजर सद्दीकी ने चिटागांग के क्लब के करीब टाइगर पास के एक बड़े और हमवार कतई ज़मीन पर 6 माह से 2 साल तक की उम्र के मगरबी पाकिस्तान के जिंदा बच्चों को पेटू में लोहे के बड़े सुवों के साथ रस्सियों में परोकर एक बहुत बड़ा चांद तारा यानी मगरबी पाकिस्तान के कौमी परचम का निशान बनाया था, जिसे मगरबी दुनिया के प्रेस वालों ने हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए फिल्माया था। उसी चिटागांग की बंदरगाह पर बंगाली मजदूरों के जहाज़ों पर असलहा उतारने से इनकार पर जब पाकिस्तानी फौज ने उतारना शुरू किया तो उन जहाज़ों को बमों से उड़ा दिया गया। मार्च 1971 में जब पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान का शहरी नज़्म व नस्क संभाला तो उन्हें उसी चिटागांग के एक शहरी इलाके चौधरी अजीज बिल्डिंग के नज़दीक एक मस्जिद के हाल के कमरे में जवान औरतों के बिल्कुल नंगे और बेजान जिस्म, शीरखार बच्चों की लाशें और मस्जिद की दीवारों पर चिपके हुए उन बच्चों के मगज और खोपड़ियों के टुकड़े मिले। उन्हीं गद्दारों ने खिलना छावनी में मगरबी पाकिस्तानी कमांडिंग ऑफिसर को उसके दफ्तर में हलाक किया और फिर उसके घर जाकर उसके 11 साल बच्चे का सर कलम किया और उसकी हामला बीवी का पेट चाक करके बच्चा निकाला और उसको भी ज़िबा कर दिया। दोनों बच्चों के सर मुर्दा माँ के शिकम पर रखकर ऊपर पांव रखकर तस्वीर उतारी गई। मार्च 71 में बंगाली पुलिस और फौज भी गद्दारों में शामिल हो चुकी थी। उन फौजी कंपनियों में मगरबी पाकिस्तानी फौजी भी थे। उन मगरबी पाकिस्तानी फौजियों के हाथ जमीन पर गड़े हुए खूंटों से बांधकर उनकी खून वाली नसें काट दी गई। उन गद्दारों का बेताज बादशाह मुजीबुर रहमान था, जिसकी बेटी हसीना वाजिद आज से कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश में जब चाहे खून की होली खेल लेती थी और अपनी प्यास बुझाती थी। उस मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तानियों को हमार देश, तुम्हार देश, सुनार देश जैसे नारों से वरगला कर जुल्म सितम की ऐसी दास्तानें रकम की जिस पर इंसानियत रहती दुनिया तक सिसकती रहेगी। उन्हीं गद्दारों और गुंडों के बास का जब हकीकी पोल खुला तो उसी के कायम करदा बांग्लादेश के वासियों ने उसका वो इबरतनाक अंजाम किया कि सिवाय उसकी लड़की हसीना वाजिद के, जो कि लंदन में तालीम हासिल कर रही थी, उसके कुंबे को बेदर्दी से हलाक कर दिया और उनकी बेगौरो कफन लाशें कई रोज तक उनके घर में पड़ी रही और उन लाशों से इस कदर गंदी बदबू पैदा हुई कि हमसायों के अलावा आस पास के लोग भी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये था एक गद्दार का और उसके घर वालों का अंजाम। इधर जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि मुजीबुर रहमान के साथ गद्दारी में बराबर का शरीक था, वो भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। 71 के दिसंबर में सकूते ढाका के बाद गद्दारी की एक नई किस्म मियां नवाज शरीफ ने इजाद की। जब बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर जाकर नवाज शरीफ ने मुक्ति बाहनी वालों की यादगारों पर फूल चढ़ाए
मगर पाकिस्तानी बिहारियों से मिलने से इनकार कर दिया और तलवे चाटने वाले मुशाहिद हुसैन को उनके पास भेज दिया। ये पाकिस्तानी बिहारी आज भी बांग्लादेश में हारदार तारों से घिरे कैंपों में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए हुए हैं। दुनिया भर में शायद ये वाहिद मिसाल है कि 2 से 2.5 लाख ऐसे भी अफराद हैं जिनके पास किसी भी मुल्क की शोहरियत नहीं है। पाकिस्तान उन्हें कबूल नहीं करता और बांग्लादेश उन्हें अपना शहरी नहीं मानता। जेल में एक क्लास की बेहतरीन सहूलतें मिलने के बावजूद मच्छरों की शिकायतें करते और आसमान की तरफ देखकर आहें भरते और बुड़बुड़ाते नवाज शरीफ को शायद उन बिहारी पाकिस्तानी मुस्लिम की रूहें दिखाई देती होंगी जो पाकिस्तान आने की आरजू दिल में लिए ही इस जहां से कूच कर गए। मियां नवाज शरीफ तो अपने इबरतनाक अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। मैं नहायत दर्दमंदाना अंदाज में आज की हुकूमत को कहता हूँ कि दीगर अनगिनत मसाइल के ढेर में उन बिहारी मुसलमानों के मसाइल को भी शामिल कर ले। मैंने गुज़िश्ता दिनों अखबार में पढ़ा है कि पाकिस्तान खसूसन कराची में 2 लाख के करीब गैर कानूनी तौर पर आए हुए बांग्लादेशी, बर्मियों और श्रीलंकनों को हुकूमत वर्क परमिट देकर गैर कानूनी से कानूनी बनाने वाली है। उन गैर कानूनी लोगों की तादाद यकीनन उन बिहारी मुसलमानों से ज़्यादा है जो आज भी बांग्लादेश में पाकिस्तान का झंडा लहराए हुए हैं। और हम कितने बेहिस हैं कि अपनों को छोड़कर गैरों को गले लगाए हुए हैं। अब वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहाड़ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अमूदी चट्टानें, नोकीले पत्थर और छोटी मोटी झाड़ियां हमारे रास्ते में हायल थी। बारिश और नम आलूद मौसम की वजह से हमें नीचे उतरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। 10-15 फीट नीचे उतरने के बाद हमें ऐसी जगह मिलती थी जहां से हम खच्चरों समेत नीचे की तरफ रुख करते थे। हम और हमारे खच्चर बार बार फिसल रहे थे। बास जगहों पर तो खच्चरों ने इतना तंग किया कि एक कदम भी आगे ना बढ़ते। हम उन्हें धकेलते हुए हलकान हो गए थे। शाम तक हम तकरीबन 100 फीट ही नीचे जा सके। बड़े चश्मे का अभी दूर दूर तक कोई निशान न था। हमारा गाइड शमस एक ऐसी ही चट्टान से उतरते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और लड़कता हुआ चट्टान से नीचे जा गिरा। उसकी कोई हड्डी तो टूटने से बच गई, मगर जख्मों की वजह से वो पैदल चलने से कासर हो गया। हमने उसे एक खच्चर पर बिठा दिया। अब वो खच्चर पर बैठे बैठे हमें रास्ते के लिए गाइड करने लगा। घने जंगलात अभी हमसे खासे दूर थे। ढलती शाम में अगर हम जंगलात तक पहुंच भी जाते तो जंगली जानवरों का मसला पैदा हो जाना था। लिहाजा मैंने उन्हीं चट्टानों में से एक चट्टान पर पड़ाव करने का फैसला किया और खाने पीने और दीगर ज़रूरियात से फारिग होकर हम सोने की तैयारी करने लगे। शम्स की टांग पर मेडिसन लगाकर पट्टी बांध दी। कुतुबनुमा के मुताबिक हम जनूब की तरफ जा रहे थे। क्या हम सही जगह से नीचे उतर रहे हैं, इसका इल्म बस शम्स को था। मैंने जब शम्स से कुरेद कुरेद कर पूछा तब वो आएं बाएं शाएं करने लगा। मुझे शम्स की बातों पर कुछ शक हुआ तो मैंने उसे कहा कि अब भी सही बता दो, क्या वो पहले मोरंग और मग कबाइल में गया है? तो ठीक, और अगर झूठ बोला तो तेरी और हमीद की टांगें तोड़कर यहीं पर फेंक दूंगा। वो मेरा सहत रवैया और साबका मीज़ो कबाइल के लोगों से मेरा सलूक देख चुका था। वो बोला, पहाड़ की चोटी तक तो मैं कई बार आ चुका हूँ और मेरे साथियों ने मुझे मोरंग और मग कबाइल तक पहुंचने के लिए यहीं से एक पानी के बड़े चश्मे का बताया था। मैं खुद आज तक वहां नहीं गया। इस गलत बयानी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शम्स तो ये बात कहकर चुप हो गया, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो गया। हम पहाड़ के ढलवान पर, जहाँ आगे कोई आबादी नहीं थी और पीछे मीज़ो कबाइल का खतरा था, आइंदा रास्ते से बेखबर और बेआसरा पड़े थे। मैंने जब कैसर को यह सूरत हाल बताई तो वह गुस्से पर काबू ना रख सका और उसने शम्स की अच्छी खासी ठुकाई कर दी। कैसर का गुस्सा भी हक बजानब था। वो मेरे कहने पर लड़कों को अपने साथ अपनी जमानत पर लाया था और उनकी बहैर आफियत वापसी की जिम्मेदारी भी उसकी थी। दुश्मनों से लड़ते हुए मारे जाना और बात थी, लेकिन गाइड की गलत बयानी पर रास्ते से बेखबर होकर सिसक सिसक कर मरना काबिल कबूल ना था। बहुत सोच विचार के बाद आखिर फैसला हुआ कि कैसर और उसके 3 साथी और मीज़ो जुबान जानने वाले मजदूर को लेकर मीज़ो के किसी नज़दीकी बस्ती में जाएंगे और उनको लालच देकर बोरंग कबीले तक जाने के लिए राजी करेंगे। सुबह कैसर के हमरा 3 लड़के और मजदूर चले गए। उनके पीछे ही मैंने 2 लड़कों को उन्हें कवर देने के लिए भेज दिया। दोपहर तक वो वापस मीज़ो कबीले के 2 मर्दों को साथ लेकर पहुंच गए। मीज़ो चूंकि पहाड़ों में रहते थे, इसलिए उनके लिए तो ये सफ़र कोई मानी नहीं रखता था, जबकि साथ वाले लड़कों के सांस फूले और वो सब थके हुए दिखाई दे रहे थे। कैसर ने बताया कि $50 के इवज ये हमें मोरंग कबीले तक छोड़ आएंगे। उन मीज़ुओं के चेहरे से ही गुर्बत और भूख दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें खाने के लिए
ٹین فوڈ کے 2 ڈبے دے دیے۔ انہوں نے مزدور کی زبانی بتایا کہ اگر ہم قدم بقدم تیز چل سکیں تو رات ہونے تک ہم مورنگ قبیلے میں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ایک رات راستے میں پڑاؤ کرنا پڑے گا۔ ہم نے راستے میں پڑاؤ کرنے والی بات مان کر اسی وقت اپنے خیمے اکھاڑے اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے اور میزبوں کے ہمراہ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مزدور سے بار بار کچھ پوچھ رہے تھے، جس میں سے مجھے صرف ڈالر کی سمجھ آئی، تو میں نے مزدور سے کہا کہ ان سے کہو میں انہیں 50 نہیں 60 ڈالر دوں گا، بشرط یہ کہ وہ ہمیں سہل اور صحیح راستے سے لے جائیں۔ انعامی 10 ڈالر کا سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ بار بار میرے سامنے تعظیم کے لیے جھک جاتے۔ مجھے رہ رہ کر ان میزبوں کا خیال آ رہا تھا جو ہمارے ہاتھ سے ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا کہ ہمارا سامان چھین سکے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھوک انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ زمانہ قدیم میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ خوراک اور پانی کے حصول کے لیے لڑی گئیں۔ آرین یورپ سے نکلے تو برصغیر میں آ گئے۔ ان کی اس نقل مکانی کی وجہ کیا تھی؟ صرف سامان خورد و نوش کا حصول۔ چنگیز خان، ہلاکو خان اور بہت سارے دوسرے حملہ آور صرف اسی مفروضے یعنی خوراک کے لیے لڑتے بھیڑتے تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ ظلم تو وہ کرتے ہیں جو وافر مقدار میں روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود اور زیادہ کی خواہش میں ہر جائز و ناجائز کام کر گزرتے ہیں، اور پھر ایسے پھنستے ہیں کہ ان کا انجام بھی جاتی امرا کے لہارو جیسا ہوتا ہے، جو اپنے جامے سے اتنے باہر نکل آئے کہ پاکستان کی حکومت پر قابض ہو کر ساری دولت لوٹ کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور وہ پاکستان کے امیر المومنین اور بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ افغانستان میں بھی بچا سکا، اسی طرح اچانک ملک کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ ان نئے دولتیوں کی موت چاہے طبی ہو کیسی عبرتناک اور بھیانک ہوتی ہے۔ بڑے بڑے محلات، کارخانے، بنگلے اور فیکٹریاں بنانے والے جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ 6 فٹ لمبی تنگ و تاریک قبر ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، اور یہ محلات، کارخانے، فیکٹریاں، ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں پڑے مال و دولت کے انبار سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تو ان کی جان بھی کیسے نکلتی ہوگی۔ جائیدادوں پر تو ان کی نالائق اولاد قابض ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جائے گی، غیر ملکی بینکوں میں رکھی جعلی ناموں سے دولت بینکوں کی ہو جائے گی، اور جو صحیح ناموں سے رکھی ہوگی وہ بھی شاید ہی ان کے ورثاء حاصل کر سکیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سوئس بینکوں میں رکھا ہوا 58 من سونا اور کروڑوں ڈالرز بھی ابھی تک اس کے ورثاء کو نہیں مل سکے۔ یہ ڈالر لیبیا کے معمر قذافی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے بھٹو کو امداد کے طور پر دیے تھے، جنہیں بھٹو نے سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایک ذاتی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ 58 من سونا پاکستان میں قاسم بھٹی اور سمگلروں سے پکڑا گیا تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت میں سونا پاکستان اسٹیٹ بینک میں رہا، لیکن بھٹو کے دور حکومت میں اچانک غائب ہو گیا۔ بھٹو کے دونوں بیٹے قتل ہو گئے، بیوی ہوش و حواس سے آری نیم پاگل، اور بیٹی سرے محل اور بہت ساری جائیدادوں اور دولت کی مالک، دبئی، یورپ اور امریکہ میں در بدر ہاک بسر۔ شوہر جیل میں، بچے ماں اور باپ کی شفقت سے محروم ہیں، اور یہی بچے کل کو اگر سیاست میں آتے ہیں تو انہیں کیا معلوم والدین کی محبت کیا ہے۔ یہ بھی جاہل ہی ہوں گے، حیوانوں کی طرح سوچیں گے اور زندگی بسر کریں گے۔ یہ انجام ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا جو دولت کے حصول کے لیے حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور بعد میں ان کی اولادیں بھی ذلیل ہوتی ہیں، اور یہ ذلت ان کی نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آسان موت چاہتے ہو تو اپنے گھر کو ایسے خالی رکھو جیسے قبر خالی ہوتی ہے۔ صرف صاف اور سیدھی سادی زندگی ہی موت کو آسان بنا سکتی ہے۔